दोस्तों, ईरान की इस्लामिक सेना ने आज ऐसा दावा किया है कि इजराइल की सरकार पूरी तरह से हिल गई है, घबरा गई है। दरअसल इस्लामिक सेना के ब्रिगेडियर जनरल मसूद अख्तरी ने कहा है कि हमने इजराइल के सारे रडार सिस्टम ध्वस्त कर दिए, मेजर रडार सिस्टम फ्लैट कर दिए और अब हम मनचाही जगह पर मिसाइल टारगेट कर रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हम बहुत करीब हैं। जनरल मसूद ने कहा कि नेतन्याहू अब उनकी जद में, इस्लामिक सेना की जद में है, उनके ट्रैप में। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ईरान की सेना ने एक गहरी प्लानिंग के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले इजराइल के रडार सिस्टम को ध्वस्त किया, एयर सिस्टम को ध्वस्त किया, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। उसके बाद जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह किया, डैमेज किया और उसके बाद कहीं जाके जो मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब हाइपरसोनिक मिसाइलें तेल अवीव को टारगेट करने लगी या हाइफा जैसे शहर और पोर्ट को टारगेट करने लगी या फिर जेरूसलम के आसपास के इलाकों को टारगेट करने लगी, तो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इन मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा था। यानी मन चाहे टारगेट पर ये मिसाइलें गिर रही थी। और अगर आप पिछले 48 से 72 घंटे के वीडियो देखें जो बड़ी मुश्किल से इजराइल से बाहर आ रहे हैं, तो बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो रही। इतनी भयानक मार है ईरानी मिसाइलों की कि शहर पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हिस्से उसके खंडर में तब्दील हो रहे हैं। अब जाहिर तौर पर ईरान की जो एयरफोर्स है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो मैच नहीं कर सकते इजराइल या अमेरिका के फाइटर जेट से। इसलिए ईरान का जो सारा दारोमदार है वो मिसाइल पावर पर ही है और इसलिए इस रडार सिस्टम को ध्वस्त करना ज़रूरी था, ऐसा ब्रिगेडियर जनरल मसूद का कहना है। और दोस्तों, सच ये कि ये जो स्ट्रैटेजी थी रडार सिस्टम ख़त्म करने की, ये सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं थी, बल्कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं गल्फ़ के चारों तरफ, चाहे वो कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, वहाँ पर भी बहुत प्लानिंग के तहत ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो कतर में जो यूएस बेस है वहाँ पर रडार सिस्टम, बहुत महंगा रडार सिस्टम, तकरीबन $1 बिलियन का, उसको जो है ध्वस्त कर दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी रडार सिस्टम, थर्ड रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। इसी तरह से कुवैत पे भी स्ट्राइक हुई है और बहरीन जहाँ पर नेवल फ्लीट है अमेरिका की, वहाँ पर भी दो रडार ध्वस्त की हैं ईरान ने। अब दोस्तों, जहाँ तक अमेरिका की बात है तो कुछ रडार सिस्टम तो रिप्लेस कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास रडार का इतना बड़ा स्टॉक नहीं। वैसे भी दूसरी रडार सिस्टम बनाने में वक्त लगता है। अब अमेरिका की हालत ये है कि जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका को साउथ कोरिया में जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा है वो मिडिल ईस्ट मंगाना पड़ा है। यानी साउथ कोरिया से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, कुछ यूरोप के और मुल्कों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है अमेरिका को कि आप अपने रडार सिस्टम हमको दे दिए जो हमने इंस्टॉल किए थे। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्राइसिस है रडार को लेकर, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, कि कैसे आखिर ये जो ईरान से बौछार आ रही है मिसाइलों की, इसको कैसे रोका जाए। और दोस्तों, यहाँ पर कई बड़े सवाल हैं। अमेरिका और इजराइल, जिसके पास एक मॉडर्न आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और अमेरिका का तो कोई सानी नहीं, कोई तोड़ नहीं, क्या अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस ने, पेंटागन जो उनका डिफेंस का रक्षा का मुख्यालय है, या ट्रंप के जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं, क्योंकि ट्रंप ही सुप्रीम है, उनके अंडर में ही आर्मी है राष्ट्रपति के, क्या प्लानिंग अमेरिका ने नहीं करी? CIA की प्लानिंग नहीं थी? उधर इजराइल ने भी कहीं ना कहीं चूक की? या फिर हम ये कह सकते हैं कि ईरान, जिसकी आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, सैंक्शंस लगे थे, उसको कम करके आंका? ईरान के अर्थशास्त्र को आंकते रहे, उसके सेना तंत्र को नहीं आंका नेतन्याहू और ट्रंप ने। और जल्दबाजी में जब ये जंग लड़ी तो प्लानिंग में कहीं कमी रहेगी और इसीलिए आज ईरान भारी पड़ता जा रहा है, जिस तरह से रडार सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिए। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए, उसका एयर डोम फेल हो रहा है, उसका रक्षा कवच फेल हो रहा है कि किस तरह से इन मिसाइलों की बौछार को रोका जाए। तो सवाल इस बात का है कि क्या
ट्रंप और नेतन्याहू ने एक गहरी प्लानिंग नहीं की थी, हड़बड़ाहट में, ओवर कॉन्फिडेंस में हमला कर दिया और आज हालत ख़राब है। आज घबराए हुए हैं क्योंकि ये युद्ध 3-4 दिन वाला नहीं है, ये युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। अब दोस्तों, ये युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो फिर क्या होगा? क्या ईरान भारी पड़ेगा या फिर बाउंस बैक अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा, या फिर कहीं ना कहीं पुतिन या कुछ और राष्ट्राध्यक्षों के ज़रिए कोई युद्ध विराम का रास्ता निकले? कि बहुत से सवाल हैं जिस पर यह जंग इस वक्त निर्भर है कि जंग आगे जाके कहाँ रुकती है, ठहरती है या जारी रहती है। बहुत से ऐसे सवाल हैं। अमरीश मिश्रा जी को आज मैंने फिर बुलाया है क्योंकि ईरान को समझते हैं, इजराइल को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वॉर हिस्टोरियन भी। उनको आप सुनिएगा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूँ व्यक्तिगत स्तर पे कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से ज़रूर करिए, जिनको आप जानते हैं, परिचितों को जानते हैं, इस चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी वजह से, आपके समर्थन से ही मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, कैसा लगा, क्या कमी थी। अच्छा लगा तो लिखिएगा, कमी है तो भी लिखिएगा। अमरीश जी, आज इस्लामिक सेना के जनरल मसूद अख्तरी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले हमने अमेरिकन सोल्जर्स को टारगेट नहीं किया, हमने उनके फाइटर जेट्स को टारगेट नहीं किया, सबसे पहले हमने उनकी रडार को टारगेट किया, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, इजराइल में खासकर एयर डोम को टारगेट किया। और अब सारे रडार ध्वस्त करने के बाद, ज़्यादातर रडार ध्वस्त करने के बाद, अब हम जहां चाहें वहां निशाना साध रहे। और एक बड़ी बात जनरल मसूद ने कही, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अब हमारे ट्रैप में, वो एक तरह से भले ही इजराइल में हो, किसी बंकर के नीचे हो 200 फीट 300 फीट, लेकिन है हमारे ही वो ट्रैप में। ये जो जनरल मसूद का कॉन्फिडेंस बता रहा है, और बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने प्रेस टीवी को ये चीज़ बताई है, क्या ये जो तैयारियां थी, ईरान की तैयारियां आज की नहीं है, कल की नहीं है, ये बरसों बरस की तैयारी है, इसीलिए इस टारगेट को अचीव किया है? देखिए दीपक जी, क्या है, ईरान ने इस युद्ध के लिए जो अभी हो रहा है, इसके लिए तो कम से कम 20 साल से वो तैयारी कर रहा है। और ओके। उसमें सबसे जी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अमेरिकी दिमाग को समझना, यानी अमेरिकन इजराइल दिमाग को समझना। और दिमाग को समझने का मतलब कि वो युद्ध के बारे में कैसे सोचते हैं। तो अब उन्होंने ये समझ लिया कि ये लोग पहले हमला करेंगे ताबड़तोड़, शॉक एंड और टैक्टिक्स की, एकदम से शॉक में डाल दो और सरेंडर कर दे आदमी। तो ईरान उस समय उसको तैयार था। हिलेगा। और जी। उसके बाद जो सबसे इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज पकड़ ली कि इनका अगर रडार सिस्टम खत्म कर दो तो फिर ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि ओके। रडार सिस्टम इनकी आंख है। मतलब अब आप आयरन डोम की भी बात कर रहे हैं? इसराइल में जो आयरन डोम है या जो थार्ड सिस्टम है, जो आधुनिक रडार है, जो मिसाइलों को कहीं ना कहीं निष्क्रिय कर देती हैं, आप उसकी बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, वो दीपक जी, थार्ड और आयरन डोम मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है, यानी उधर से जी। मिसाइल आएगी तो इधर से मिसाइल इंटरसेप्ट करेगी। रडार जो है वो ये आयरन डोम और थार्ड को बताते हैं कि उधर से मिसाइल आ रही। जी। रडार वो होते हैं, तो उनको डिसेबल करना मतलब कि जो थार्ड और आयरन डोम बेकार हो जाएंगे अगर रडार नहीं है। और यही ओके। किया उन्होंने। कतर में एफपीएस 132 पे मार दिया रडार, जो 1.1 बिलियन डॉलर्स का है, जो दुनिया रशा की तक सबसे से महंगी। सबसे दुनिया से महंगी। अब 6 हैं, बस 6 एक साउथ को। अब उसके अलावा आप देखिए, कुवैत में, बहराइन में, सब जगह उन्होंने रडार पे हमला किया। अब जब रडार बेकार तो इंटरसेप्टर बेकार, नहीं, इंटरसेप्टर ठीक ठीक, बेकार। समझ गया मैं। आप कह रहे हैं कि रडार जो है, मैं दोस्तों को बता दूं, अमरीश भाई क्योंकि मिलिट्री के टच में रहते हैं, वॉर हिस्टोरियन हैं, इनका ये कहना है कि रडार जो सूचना देता है कि किस दिशा से, किस ट्रेजेक्टरी पे मिसाइल आ रही है, और फिर वो थार्ड सिस्टम को बताता है, और थार्ड सिस्टम उसी की सूचना पे, रडार की सूचना पे उसको हवा में मार देती। तो इन्होंने कहा कि सारे रडार सिस्टम को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया। सबसे पहले ईरान ने निशाना बनाया,
उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, और अब जो नई मिसाइलों की बौछार की जा रही है, ज़्यादातर इज़राइल या अमेरिकन फोर्सेस अपने बेस में उन्हें रोक नहीं पा रही, इसलिए निशाना बड़ा सटीक लग रहा है। और हमने बहुत से विजुअल्स देखे, बहुत सी तस्वीरें देखी कि इमारत की इमारत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई। जिस जगह पर निशाना साधा जा रहा है, ईरान की इस्लामिक सेना साध रही है, उसी जगह पर ये मिसाइल हिट करी। एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये बात सही है? क्योंकि मैं अभी कुछ अखबारों में खबरें देख रहा था, सोशल मीडिया पे खबरें देख रहा था कि अमेरिका कोरिया में जो उसका बेस है, वहाँ पर जो थाड सिस्टम है, एंटी डिफेंस सिस्टम है, यूरोप की कई जगहों पर जो उनकी रडार या एंटी डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, वहाँ से मंगा रहे हैं, कोरिया से मंगा रहे हैं, यूरोप से मंगा रहे हैं। कि बात सही है कि अमेरिकन फोर्सेस घबराई हुई हैं और अपने बचाव के लिए उन्हें रडार इधर-उधर से मंगानी पड़ रही है? देखिए, अमेरिकन फोर्सेस, जो अमेरिकन मिलिट्री लीडरशिप है और जो ट्रम्प भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कमांडर इन चीफ तो वही है ना, तो वो ट्रम्प। घबराए हुए हैं। अच्छा, साउथ कोरिया से देखिए थार्ड मंगा रहे हैं। अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कंप्लेन किया, उन्होंने कहा कि हम नॉर्थ कोरिया के सामने निहत्थे हैं, निहत्थे हो जाएंगे, लेकिन बुलाना पड़ रहा है। ग्रीनलैंड से जो FPS 132 में बता रहा था, जो कतर में नष्ट हुआ, ग्रीनलैंड में लगा है, रशिया से प्रोटेक्ट करता है अमेरिका। अब वहां से मंगाने की बात है, तो ग्रीनलैंड फिर से। फिर फिर रशिया का सीधे एक मतलब अलास्का तक वो सीधे पहुंच सकता है आराम से। तो ये आप देखिए कितनी बड़ी क्राइसिस अमेरिका की हो गई हर तरफ, और क्या अब ये भी, इसका कोई एक मिनट, जवाब नहीं। क्या ये भी बात सही है कि ये जो उधार लिया जा रहा है कि इधर से एडजस्ट कर लो, वहाँ कोरिया से मंगा लो, ग्रीनलैंड से मंगा लो, इसका मतलब ये है कि अ, एक रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम, इसको बनाने में समय लगता है, और अमेरिका के कारखानों में, मिलिट्री कारखानों में अभी थाट सिस्टम या रडार सिस्टम तैयार नहीं है। इसका मतलब शॉर्ट ऑफ सप्लाई है, इसकी एक तरह से किल्लत है। इसी को दीपक जी ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और जो मिलिट्री ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो घातक होता है किसी भी देश के, किसी भी सेना की। अब यहां पर देखिए, एक रडार सिस्टम आप FPS 132 बनाने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। ओहो! ओहो! जी, 3 बिल्कुल से 4 बिल्कुल। साल? मैं तो हाँ, 3 से वो 4 एक, महीने समझ रहा था कि 3-4 नहीं हफ्ते नहीं में बना नहीं, देंगे। अरे रडार सिस्टम वो इतना सोफिस्टिकेटेड, 3 से 4 साल वो लगेंगे, और उसके साथ जो बाकी जो रडार मारे हैं, जो थोड़ा सा कम क्वालिटी के हैं, वो मान लीजिए 1 साल में 1.5 साल में बन सकते हैं। लेकिन समय आप देखिए, अब ये उसको रिप्लेस करने के इनके पास लिमिटेड स्टॉक है रडार का, और ये बात ईरान को पता थी। ईरान की ओके। रिसर्च बहुत डीप है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका का जो वेयरहाउस है, जो गोदाम है, उनका जो तोपखाना है, वहाँ पर या तो 4-5 रडार सिस्टम होंगे या 8-10 होंगे, स्टॉक कम था। स्टॉक इनके हिसाब से बहुत था, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके रडार को मार देंगे। इतने सारे रडार खत्म कर देंगे। इतने सारे रडार इतने कम समय में खत्म कर देंगे, 1 हफ्ते में। ओके, अब मुझे असली सवाल पे मैं आ रहा हूँ। अब आपने कहा कि साहब रडार सिस्टम जो है वो ध्वस्त कर दिया इज़राइल में, और जो मिसाइल है इस वक़्त ईरान जो फायर कर रहा है, वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, हाई स्पीड है, उसमें 1-1 टन का बारूद भरा हुआ है। पहले मतलब इतनी घातक मिसाइलें शुरू में नहीं उसने मारी थी। तो घातक मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, वहाँ पर सुरक्षा कवच है नहीं, उसको तोड़ दिया है। तो क्या हम ये माने कि ये बात जो जनरल मसूद ने कही कि भाई अब तो नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, वो तो हमारे ट्रैप में हैं, वो तो पिंजरे में हमने उनको बंद कर दिया। क्या ये बात सही है कि अगर नेतन्याहू मान लीजिए किसी घटना स्थल पर जाते हैं या किसी पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, या वो कहीं तेल अवीव जो राजधानी है, वो कहीं बाहर निकलते हैं, बाज़ार में निकलते हैं या ऐसी जगह पर आते हैं, तो क्या वाक़ई उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है? अगर मुखबरी हो जाए कि इस समय इस जगह पर नेतन्याहू हैं, तो क्या एयरडोम सिस्टम फ़ेल है और मिसाइल हिट कर सकती है? ये कहना चाह रहे हैं जनरल मसूद? देखिए दीपक जी, क्या है मामला, कि अब नेतन्याहू अपना सर नहीं उठा सकते, वो बंकर से नहीं निकल सकते। उनके घर पे मारा जा चुका है, अटैक हो बेन चुका है। गिविन, हाँ, उनको एक स्ट्राइक हो चुकी है, उनके भाई के जख्मी होने की खबर है।
उसके बाद बेन गिविर जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो गायब है। जो स्मोट्रिच गृह फाइनेंस मंत्री हैं, मिनिस्टर, जहाँ जो गृह मंत्री, मतलब और वहां के जो जो अमित शाह हैं, जो हाँ एक तरह से, इजराइल के अमित शाह। और वो जी जी। बहुत ज्यादा बोलते थे और एकदम फिलिस्ती कहते थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल चुप है, उनको आवाज क्यों नहीं निकल रही। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री स्मोत्रिच बिल्कुल चुप है, वो भी बहुत हाइपर थे और हाइपर राइट विंग थे। अब यहां पर देखिए जो मामला आ रहा है वो क्यों क्यों कह रहे हैं जो ईरान के जनरल्स हैं या हायर ऑफिसर्स कि नेतन्याहू हमारे ट्रैप में है। अब उसमें देखिए क्या है कि अब जो रडार के नष्ट हो जाने से अब जो मिसाइल उन्होंने जो पेलोड बढ़ा दिया, यानी उसका वजन बढ़ा दिया। पहले अगर वो 200-300 किलोग्राम के बम कैरी बारूद करते थे, बारूद बारूद का वजन बढ़ा दिया है। बारूद का वजन, बम का जो भी आप कह दीजिए, 1,000 किलोग्राम किलो। से, और उसके ऊपर जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो अब वो वार करेंगी, या वार उन्होंने करना शुरू कर दिया। एक जगह तो हम लोग ने जो सिदोत मीका की बात की थी, उसके बगल में बेत शिमेश है, जो कि सैटकॉम का, इजराइल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सेंटर है, वो ध्वस्त हो गया। इट इज फिनिश्ड। ओके। और ये इसी से हुआ है। तो अब जो क्या ओके। है इसमें, मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल बात है कि ये जो मिसाइल्स 1,000 किलोग्राम जो वॉरहेड बारूद है कैरी करती हैं, ये मिसाइल जो हैं ये जब लगेंगी तो इनका जो डिस्ट्रक्टिव रेडियस है ये दुगना है जो अभी तक ओके। मिसाइल आ रही थी उनसे। यानी अगर पहले जो मिसाइल आ रही थी उन वो 3 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान कर रही थी, तो ये अब 9 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान ओ करेंगे। माय गॉड, एग्जाम्पल ओ देंगे। माय गॉड, ओ माय गॉड। 9 किलोमीटर के रेडियस में, परिधि में इनका इफेक्ट रहेगा। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि समय भी हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या नेतन्याहू को और ट्रम्प को लग रहा था कि ईरान को हम 2-3 दिन में शिकस्त दे देंगे, टॉप लीडरशिप ख़त्म कर देंगे, फिर सरकार का तख्ता पलट देंगे और अपनी मनपसंद कोई सरकार वहाँ पर बैठा देंगे, और उसके बाद ईरान हमारे कब्ज़े में होगा, गल्फ़ हमारे कब्ज़े में, सारे सुल्तान बादशाह हमारी जेब में है, और ईरान भी हमारी जेब में होगा। बाकी सीरिया और इराक और लेबनान, वहाँ तो वैसे ही कोई कुछ नहीं है, तो पहले से ही तबाही है। तो क्या इस तरह का प्लान था, और 3-4 दिन का इनका टारगेट था? क्या नेतन्याहू और ट्रम्प, जिनके पीछे इतनी बड़ी मिलिट्री खड़ी हुई है, क्या इन्होंने ईरान को कम करके आका अंडर एस्टिमेट किया? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ईरान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट ही नहीं किया, ईरान को इन्होंने सही मामले में उस पर काम ही नहीं हुआ। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईरान पे जो अमेरिका में कई मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, जो यही काम करते हैं, रिसर्च करते हैं मिलिट्री कि अगर इस देश से लड़ाई हुई तो क्या होगा। अब चाइना और रूस के बारे में आप देखिएगा तो पेंटागन में पूरी मतलब उनके कंप्यूटर भरे हुए हैं डेटा से। पर चाइना और रशिया के बारे में बहुत स्टडी है, लेकिन ईरान के बारे में स्टडी नहीं है। उन्होंने यही नहीं समझा कि इनकी मिसाइल, यही कहते रहे वो लोग कि अरे ये तो कहते हैं लेकिन इनकी मिसाइल कुछ लगी वगेंगी नहीं, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक क्षमता नहीं। सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहाँ की माली हालत खराब है, नहीं, यहाँ अर्थव्यवस्था ठीक मालियत नहीं है। खराब है और फिर उनका क्षमता ही नहीं है। मतलब आप रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं कि है ही नहीं। और अब देखिए उसका 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 रिजल्ट। ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कम करके यहाँ का ईरान को मिलिट्री के लेवल पे बहुत सीरियस थ्रेट नहीं समझा, ये अमरीश जी कहना चाह रहे हैं। और जब भी आप दुश्मन को कम करके आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ज़ाहिर तौर पे आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, ये अमरीश जी कह रहे हैं। और इसलिए जहाँ आत्मविश्वास ज़्यादा होगा तो थोड़ा गुरूर भी होगा, अहंकार भी होगा, और अहंकार तो हमेशा ही कहीं ना कहीं आदमी को फंसा ही देता है, और उसने फंसा दिया नेतन्याहू और ट्रम्प को। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है अमरीश जी, हमने एक वीडियो इससे पहले बनाया भी है, कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से पुतिन जो है ये ईरान को समझाएं, किसी तरह से जंग रुके, उनको कोई एग्जिट मिले और इस जंग से वो बाहर आएं। आपको लगता है कि ये जंग जल्द ख़त्म होगी, ट्रम्प बैकफुट पे जाएंगे और ईरान भी मान जाएगा, या ईरान मानने वाला नहीं है और ये जंग अभी लंबी होगी और अब इसमें बहुत नुकसान होना है? दीपक जी देखिए, जंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो इनिशिएटिव है वो किसके हाथ में है। अब ईरान के हाथ में इनिशिएटिव है, वो क्यों ओके। जंग बंद करना चाहते।
वो जंग क्यों बंद करना चाहेंगे? और प्यूटिन प्यूटिन के हाथ में इनिशिएटिव है, वो क्यों जंग बंद करना चाहेंगे? अब आप सोचिए, वो ट्रम्प से जितनी बात कर लें, प्यूटिन इस समय यूरोप को पूरी तरह से, जो यूरोप सबक ने से उनको परेशान किया है 4 साल यूक्रेन सबक युद्ध सिखाना में, चाहते हैं। वो पूरा उसको गैस के मामले में, पेट्रोल के मामले में, कि अब बेटा आओ, अब आओ। ठीक, समझ गया। इसका मतलब जंग लंबी हो रही है। अमरीश मिश्रा हमारे एक्सपर्ट ईरान के और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट, और बहुत बड़ा फोकस इनका है उस एरिए में। किताबें भी कई लिखी हैं, और ईरान की जो मिलिट्री है उसके टच में, वहाँ के संपादकों के टच में, वहाँ के डिप्लोमेट्स के टच में रहते हैं, अपडेट रहते हैं। इनका ये कहना है कि भाई ईरान ने जो कुछ किया उस पर चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि 10-15 साल का एक रिसर्च था, एक फोकस था। मतलब जो मुल्क 15 साल से सब कुछ छोड़कर एक जंग का इंतज़ार कर रहा हो और उस जंग की तैयारी कर रहा हो, तो ज़ाहिर तौर पे उसको हल्का नहीं लेना चाहिए, उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। और जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी दोस्तों, तो मैं भी बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा और जितना समझा, ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड है। दुनिया में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, उसका कोई तोड़ नहीं है। और अक्सर रूस भी जो है यूक्रेन के युद्ध में मिसाइल जो है वो ईरान से मांगता था, ड्रोन ईरान से मांगता था, ये सही बात है। तो बहरहाल जंग लंबी खिंच सकती है, भले ही नेतन्याहू और ट्रम्प ट्रैप में हो इस्लामिक सेना की, लेकिन जंग लंबी खिंचेगी। और एक जगह मुझे याद आ रहा है कि जो भारत में ईरान के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, और ये बयान काफ़ी वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा था ईरान के एम्बेसडर ने कि अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो हमें फतेह मिलेगी, जीत मिलेगी, और या हम जंग के रास्ते में शहीद होंगे। ईरान के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो फतेह या तो शहादत। अमरीश भाई, आप आए, खुलकर चीज़ें आपने सामने रखी, और जिस आसानी से आप बताते हैं, बड़ी टेक्निकल बातें हैं साहब। आपको तो मिसाइल का मॉडल, उसका नंबर, सब कुछ याद है। और ये अच्छी बात है कि बहुत आसानी के साथ आप बताते हैं, क्योंकि बहुत से जो ब्रिगेडियर हैं या जनरल हैं, बहुत टेक्निकल बातें करते हैं जो समझ में हम लोगों को नहीं आती। आप समझाते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आते रहिए हमारे प्रोग्राम में, और अपनी जो है रोशनी डालते रहिए इस जंग के ऊपर, तो हमें पता लगे कि भाई पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश मिश्रा फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।